जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। और सरप्राइज क्या है दोस्तों, जरा देखिए। आप जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, आप लोगों का सीटेट का जो एग्जाम है वो 28 दिसंबर से शुरू हो चुका था दोस्तों। और अभी तक जो है दोस्तों आप लोगों का एग्जाम तो जो है वो कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 28 दिसंबर से लेकर के आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में जितने भी सीटीपी के क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, उसका हम लोग फुल्ली एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। और ये जो एनालिसिस होगी दोस्तों, ये एकदम एक्यूरेट होगी। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसी का एनालिसिस होगी, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात क्या है दोस्तों कि वीडियो का लेंथ जो है दोस्तों वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह है दोस्तों कि आप लोग अपने अंदर में पैसेंस रखिएगा दोस्तों। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन आपके ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ना क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशेषता व स्थानों की पहचान किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेषताओं या फिर स्थानों का जो पहचान है दोस्तों, वो जीन पियाजे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ना जीन पियाजे के द्वारा किया गया है। जीन पियाजे ने जो है दोस्तों कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी अवस्था दोस्तों? ना सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, कौन कौन सी अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताए हैं। नंबर 1 हो गया संवेदी पेशी अवस्था। नंबर 2 हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 4 हो गया औपचारिक संक्रिया की अवस्था, जिसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। ये 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ना जीन पियाजे। ठीक है। आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है दोस्तों एरिक एरिक्सन ने। ठीक है। किसने दिया है दोस्तों? ना एरिक एरिक्सन में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने स्तर में बांटा है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे याद रखिएगा, 8 स्तर में बांटा है। ठीक है। कौन कौन सा दोस्तों? ना 8 स्तर में मतलब 8 स्तर में बांटा है। ठीक है। आगे चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि एक बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किसकी भूमिका निभानी चाहिए? ना अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए। उसके आगे आगे। ठीक है। ये नहीं कि बच्चों को दंडित कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, नहीं दोस्तों। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या चाहिए दोस्तों? ना अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए हैं, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों, ये आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में एक बच्चा अमूर्त रूप से संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। तो वह कौन सी अवस्था है दोस्तों? ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको जहां पे भी नजर आ जाए दोस्तों अमूर्त अमूर्त संकल्पना जहां से आप लोगों को नजर आ गया दोस्तों, देखिए नंबर फर्स्ट बात आप लोगों को नजर आना चाहिए दोस्तों कि अमूर्त संकल्पना। नंबर 2 और नजर आना चाहिए तार्किक चिंतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ना अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसी का नाम होता है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो बढ़ावा दिया है दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये सिद्धांतवादी की, है ना, इस सिद्धांतवादी को किसने दिया है दोस्तों? इस सिद्धांतवादी के प्रतिपादक कौन है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे। आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है।
ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार रिपीट किया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में भी, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, शुरुआत की बाल्यावस्था। ठीक है, आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था है। तो नैतिक विकास की यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ना, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि एक कक्षा में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में 2018-2019 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जो क्वेश्चन है कि दोस्तों की कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि एक कक्षा है, उसमें मतलब किसी के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या हो रही है ना, परिचर्चा हो रही है। उसके दौरान एक शिक्षक जो है दोस्तों वो लड़की की तुलना में लड़कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसका उदाहरण हो गया दोस्तों, यह किसका उदाहरण है ना, ये उदाहरण है जेंडर पक्षपात का। किसका दोस्तों ना, जेंडर पक्षपात। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए इसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के इफेक्ट के रूप में स्वीकार किया है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जहाँ पे आ गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आपको कुछ नहीं देखना है दोस्तों, आपको आंख बंद करके मार देना है लेव वाइगोस्की। क्या मारना है दोस्तों न, लेव वाइगोस्की मारना है। और यहाँ पे मनोविज्ञान का तो बात किया ही है दोस्तों, तो किस मनोवैज्ञानिक ने जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, दिया है, तो लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, तो हम क्या बोले दोस्तों कि जहाँ से आप लोगों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु है ना, जहाँ पे भी ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ जाए तो आप लोगों को आंख बंद करके मार देना क्या है दोस्तों न, लेव वाइगोस्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेव वाइगोस्की। ठीक है, आगे बढ़े हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यह उदाहरण है ढांचा का। लेव वाइगोस्की बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं दोस्तों कि बहुत ऐसे जटिल कार्य होते हैं जो बच्चे जो होते हैं अकेले नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन उसी बच्चे को यदि उसके माता पिता या फिर निर्देशक या फिर समाज के किसी भी व्यक्ति से उसको सहायता मिल जाता है दोस्तों, तो वह कार्य को क्या कर लेता है, एक बच्चा सरलता पूर्वक कर लेगा। ठीक है, और इसी का नाम क्या होता है दोस्तों, इसी का नाम होता है ढांचा। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो क्या दोस्तों ने, संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, जीन पियाजे जो है दोस्तों वो समावेशन की बात करते हैं और आप लोगों से यह क्वेश्चन है दोस्तों कि समावेशन का अर्थ क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताने से यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि आप और हम कितने ज़्यादा इंटरेक्ट हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों न, सक्रिय रूप से तैयार कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों न, सक्रिय रूप से तैयार कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों न, सक्रिय रूप से तैयार कर लेना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके सीटेट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ये क्वेश्चन है दोस्तों और आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ था दोस्तों, आपको चूज करना था कि 4 ऑप्शन में कौन वाला सही था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों न, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य इसका सही आंसर है।
आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों ना, 14 में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो दोस्तों सीटेट के पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन को क्या कर लीजिए ना, रट लीजिए। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। तो संवेग एवं संज्ञान जो है दोस्तों एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सन्निहित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सन्निहित। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जो है दोस्तों यहाँ पे आंसर देखिए कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे इफेक्ट नहीं करते हैं। ये जो है दोस्तों ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह किसकी वकालत करता है दोस्तों? समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। ठीक है, और आप लोगों से यह क्वेश्चन है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहा है दोस्तों ना। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? मेस्लो। कौन है दोस्तों? मेस्लो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है दोस्तों की खेल की अवधारणा क्या है दोस्तों ने, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को दी है, यह कथन किसका है। तो खेल की अवधारणा जो है दोस्तों शिक्षा जगत को दी गई है, यह कथन है आपका फ्रोबेल का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? फ्रोबेल। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा कि निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो विद्यालय का सहयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ना विद्यालय का सहयोग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों कि निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का मुख्य नियम है। तो शारीरिक विकास का जो मुख्य नियम है दोस्तों अनियमित विकास का नियम। ये क्या है दोस्तों? अनियमित विकास का नियम। ये क्या कहता है दोस्तों कि हर एक बच्चे का जो शारीरिक ढांचा जो होता है दोस्तों वो एक जैसा नहीं होता है। कोई मोटा होता तो कोई पतला होता, तो कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा होता तो कोई एवरेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों कि निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं होता है दोस्तों ना बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, ये नियम जो है दोस्तों ये सीखने के नियम में शामिल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो गया दोस्तों वह हो गया बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। और मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। तो कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है दोस्तों ने? 23 जोड़ी। ठीक है, कितना दोस्तों ने? 23 जोड़े, है ना। तो इसका आंसर हो गया, सही आंसर है दोस्तों इसका 23 जोड़ा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। ठीक है, यह कथन किससे संबंधित है दोस्तों? क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ। तो यह कथन जो है दोस्तों मानसिक विकास से संबंधित है। किससे दोस्तों? ना मानसिक विकास से संबंधित है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है मोटिवेशन। ठीक है, और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? वह गुण जो एक बच्चे को अपने माता पिता या फिर अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? न उसी का नाम होता है वंशानुक्रम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों? यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार रिपीट होता है। ठीक है, और आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि सीटेट ही एक ऐसा एग्जाम होता है दोस्तों जो कि अगले साल यानी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा मिलता जुलता है।
ठीक है। यानी अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो दोस्तों क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। तो किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ना, बाल्य अवस्था को कहा जाता है। किसको दोस्तों? ना, बाल्य अवस्था को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन नंबर 25 तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों कि शेषावस्था की विशेषता नहीं है। ये आपके सीटेट के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो शेषावस्था में क्या नहीं होता है दोस्तों? नैतिकता नहीं होती है। तो नैतिकता का होना जो है दोस्तों, ये शेषावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, शेषावस्था में जो एक बच्चे होते हैं दोस्तों, उसके अंदर में नैतिकता होती ही नहीं है ना। आगे बढ़ो, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो अनुभूति जो होती है दोस्तों, ये स्मृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों कि अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं करता है? तो मैच्योरिटी। ठीक है, यानी मैच्योरिटी को जो होता है दोस्तों, अधिगम का एक क्या होता है, कारक होता है जो कि अध्यापक विकसित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परिपक्वता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से अभ्यास के कारण होते हैं। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो कि अभ्यास के कारण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग अधिगम कहते हैं दोस्तों, सीखना कहते हैं। हम लोग कुछ सीखते हैं तो दोस्तों हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। और ये फैक्ट को एक्सेप्ट कौन करता है दोस्तों? साइकोलॉजी ये फैक्ट को एक्सेप्ट करती है कि कोई भी मनुष्य जो है दोस्तों कुछ भी सीखता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आना एकदम सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अधिगम। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। कौन लड़का है लड़की है, वो एहसास कौन दिलाता है दोस्तों? ना, हमारा समाज ही एहसास दिलाता है। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है दोस्तों कि हमारे समाज में देखिएगा कि कोई भी समाज जो होता है रूढ़िवादी विचारधारा भी होती है उसमें, और कोई जो समाज होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लड़की और लड़कों के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ समाज जो होता है दोस्तों पीछे के पीछे ही रहता है। क्यों? इसका मुख्य रीजन है दोस्तों कि रूढ़िवादी विचारधारा, वो लड़की और लड़कों को समान नहीं समझता है। ठीक है, इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये मतलब इस टॉपिक से भी सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो वाटसन ने। किसने दोस्तों? वाटसन ने। सबसे पहले तो इसको कहा गया था मनोविज्ञान को मन का विज्ञान। लेकिन यहाँ पे आलोचकों ने इसका निंदा किया, घोर निंदा किया कि भाई आप बताइए, मनोविज्ञान को आप लोग बोल सकते हैं कि वह विज्ञान जहाँ पे मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मन का ना ही रूप होता ना ही रंग होता है, और इसका क्या आकार है, क्या आमाप है, आप क्या बता सकते हैं? तो जिसने भी बोला था दोस्तों कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, वह जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों ये चीज़ को स्पष्ट ही नहीं कर पाया कि जो मन का कोई आकार भी होता है, आमाप भी होता है। जब किसी का दोस्तों आकार नहीं होगा, आमाप नहीं होगा, तो आप किसी भी चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर मनोविज्ञान को क्या माना गया दोस्तों? ना, आत्मा का विज्ञान है। फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाया गया दोस्तों कि आत्मा का ना ही कोई रंग होता और ना ही कोई रूप होता, ना ही इसका शेप साइज कुछ भी नहीं होता है। तो आप भाई स्टडी कैसे कर लिए? ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया दोस्तों कि मनोविज्ञान जो है दोस्तों चेतना का विज्ञान है। ठीक, तो इसको भी स्वीकारा नहीं गया दोस्तों, इसको भी नकारा ही गया। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्तों कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ठीक है, मनोविज्ञान जो है दोस्तों मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान जो है दोस्तों आत्मा का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं वो सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया, लेकिन आंसर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग सभी मेरे दोस्त हैं, तो क्या कीजिए, आप लोग ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है दोस्तों कि समावेशी कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? यहाँ पे शिक्षा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे शिक्षक होगा। ठीक है ना। समावेशी कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? न सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है दोस्तों कि प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को सीखने का क्या है दोस्तों? हक है।
ठीक है, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आगे चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को कितने वर्ष तक निश्चित निःशुल्क शिक्षा के लिए सुनिश्चित किया है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, ना 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे एनसीएफ और एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ, शामिल नहीं किया है दोस्तों। मैं उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा और बहुत ही जल्द आऊँगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 न वेन हिले संबंधित है। तो वेन हिले क्या है दोस्तों, न ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है। ठीक है, ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है वेन हिले। अगला प्रश्न देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि चिंतन में शामिल है। चिंतन में क्या शामिल है दोस्तों, संकल्पना शामिल है, भाषा शामिल है और कल्पना शामिल है। ठीक है, भाषा ये सॉरी चिंतन में ये 3 चीज शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। और आप लोगों को मालूम ही है दोस्तों कि वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी वाइगोस्की से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा दोस्तों, आप लोग बताइए कि वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, बच्चों को दी जाने वाली सहायता। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न बच्चों को दी जाने वाली सहायता को ही क्या कहते हैं, न वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र में माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है दोस्तों नॉन चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है, या फिर भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो नॉम चॉम्स्की ने दिया है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की का मानना है दोस्तों कि एक बच्चे में भाषा अर्जन की शक्ति जो होती है दोस्तों वो जन्मजात होती है। ठीक है, जन्मजात होती है, ये एकदम भी याद रखिएगा दोस्तों कि एक बच्चे में भाषा सीखने का जो शक्ति होता है दोस्तों वो जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों बच्चे के माइंड में एक क्या रहता है ना, डिवाइस लगा हुआ रहता है, जिस डिवाइस का नाम है दोस्तों एलईडी। ठीक है, और आपके एग्जाम में एलईडी से फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। एलईडी से संबंधित भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार रिपीट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ना, परियोजना विधि के जनक है। तो परियोजना विधि के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों, किलपैट्रिक को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार रिपीट किए जाते हैं दोस्तों कि परियोजना विधि के जनक कौन है या फिर किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा ना, किलपैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों, जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण विकसित हो जाता है। तो जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण विकसित होता है दोस्तों ना, संरक्षण वर्गीकरण जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है दोस्तों, एक बच्चा जो है दोस्तों अपने संरक्षण के बारे में सोचते हैं और कौन वाला सजीव है कौन वाला निर्जीव है, ये सारे के सारे गुण उस बच्चे के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, वह क्या होता है दोस्तों, सजीव वस्तु में भी फर्क समझ में आता है, निर्जीव वस्तु में भी फर्क कर लेता है। ठीक है, यदि मान के चलते हैं कि सजीव जब और उसमें सॉरी दोस्तों यहाँ पे और एक गुण का विकसित हो जाता है दोस्तों एक बच्चे में कि अपलटावी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जानते थे दोस्तों कि एक बच्चे में यदि जो बोला जाए कि 4 + 5 = 9 होता है, इसी को यदि उल्टा कर दिया जाता था 5 + 4 = कितना होता था, नहीं बोल पाता था। ये चीज़ किस में होता है दोस्तों, ये चीज़ होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है दोस्तों कि यह गुण भी उसमें आ जाता, अपलटावी का गुण भी आ जाता है एक बच्चे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण विकसित हो जाता है, तो संरक्षण वर्गीकरण जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों कि एक बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, यह किसका उदाहरण है।
तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? डिसलेक्सिया का उदाहरण है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? डिसलेक्सिया। देखिए दोस्तों, डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, इससे संबंधित आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपने अंदर में क्या रखें ना, पैसेंस रखिए ही जरूर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों कि अस्तकाधोमुखी, जिसको हम लोग सेफिलोकोडल के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो विकास का सिद्धांत का अर्थ है। तो इस विकास का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? ऐसा विकास जो सिर से पैर की ओर जाती है। ठीक है, ऐसा विकास जो कहाँ से कहाँ तक जाती है दोस्तों? सिर से पैर की ओर जाती है, जिसका नाम होता है सेफेलोकोडल। ठीक है, तो यहाँ से सेफेलोकोडल से आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्तों कि वाइगोस्की के अनुसार इसके फोल्डिंग का अर्थ है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? शिक्षक द्वारा एक बालक को सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, मैं यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों, किसके फोल्डिंग जो शब्द है दोस्तों, यानी सहायता प्रदान करने की तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किसने स्वीकारा था दोस्तों? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्यों? क्योंकि इससे भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया है। नवबाल मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो किसका होता है ना दोस्तों? एक बालक का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नवबालक का। आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, या फिर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि शिक्षण अधिगम में सुधार करना ही क्या होता है ना, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है दोस्तों कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था का गुण है? अमूर्त चिंतन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है दोस्तों कि मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक कहा जाता है फ्राइड को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण का अर्थ क्या है? आत्मसातकरण हो, स्कीमा हो, स्कीम हो, अकेंद्रिता हो। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों का सीटेट के एग्जाम में, जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण का अर्थ क्या है? तो आत्मसातकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ना पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना ही क्या कहलाता है? ना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ सब लोगों को क्या समझ में आया दोस्तों कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना ही क्या कहलाता है? ना आत्मसातकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार निजी वार्ता क्या है? तो वाइगोस्की के अनुसार निजी वार्ता का अर्थ क्या होता है ना? स्वयं से बात करना। स्वयं से बात करना ही क्या कहलाता है दोस्तों कि निजी वार्ता। ठीक है ना? स्वयं से बात करना निजी वार्ता कहलाता है, और ये चीज को कौन एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों? वाइगोस्की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सामाजिकरण का पहला एजेंसी क्या है? तो सामाजिकरण का जो पहला एजेंसी होता है दोस्तों उसका नाम होता है फैमिली, यानी परिवार। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है दोस्तों कि सामाजिकरण का द्वितीयक कारक क्या है? तो द्वितीयक कारक में कौन कौन आते हैं दोस्तों? विद्यालय आ गए, मीडिया आ गए, टीवी आ गया। ठीक है, ये सब आता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 51। सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? सतत आकलन में क्या होता है दोस्तों? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। सतत आकलन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत जो दिया दोस्तों ये मैस्लो ने दिया है, मोस्ले ने दिया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।